नमस्कार, मैं राशिद। 9 बजे विशेष में आज देश के आर्मी चीफ को सुनिए। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल रावत ने सर्जिकल स्ट्राइक सहित नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद पर भी बेबाक राय रखी है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, वो भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष बने हैं जनरल बिपिन रावत। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और हैप्पी न्यू ईयर हमारे इंडिया न्यूज टीम की तरफ से। आपका 3 साल लंबा टेन्योर है। जनरल दलबीर सिंह का आपसे थोड़ा सा छोटा ही था टेन्योर, पर आपके पास काफी लंबा टेन्योर है। आप 2019 तक सेनाध्यक्ष रहेंगे। कितने तैयार हैं आप? क्या क्या आपको लग रहा है कि जो इश्यूज हैं वो आपको 3 सालों में एड्रेस करने की जरूरत है, जो आपको चुनिंदा इश्यूज लगते हैं कि ये जरूर सॉल्व करना जरूरी है आर्मी को लेकर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना में जिस तरह की प्रशिक्षण हमें दिलाई जाती है वो हमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार करती है। हम लोग शुरू में प्लेटून या ट्रूप कमांड करते हैं जी। उसके बाद हम लोग कंपनी, स्क्वाड्रन और बैटरी कमांडर बन जाते हैं। उसके बाद बटालियन और रेजिमेंट कमांडर, फिर ब्रिगेड या सेक्टर कमांडर, डिवीजन कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर्स और फाइनली कोई आदमी चीफ के ओहदे पर नियुक्त किया जाता है। तो इसके लिए जो तैयारी है वो मैं बताऊंगा, वो जो हमारी ट्रेनिंग है उससे ऑटोमेटिकली हमारे में आ जाती है। अच्छा, लगातार हम इसके बारे में अपनी कार्यशैली तैयार होते रहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मैं बोलूंगा, इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, सेनाध्यक्ष होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को में कामयाब होने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि ये मेरी नियुक्ति अचानक से हुई है तो मैंने कोशिश तो की है कि हर हद तक इसके लिए तैयार रहूं। आगे हमारे को कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और ये जो खासकर जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि हमें अपनी फौज में हर एक जवान को उसके ओहदे के मुताबिक उसे सक्षम बनाना है। हमें हर जवान को, चाहे वो किसी भी टुकड़ी का क्यों ना हो, उन सब की कार्रवाई को एकजुट करते हुए हमारी आर्मी तगड़ी और ताकतवर बनती है। आगे है, जैसे मैंने बताया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। इसमें आजकल जिस तरीके से तकनीक आगे बढ़ रही है, मैं कहूंगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, इनको एम्बाइब करना बहुत जरूरी है। हम ये चाहेंगे कि जो हमारे मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं, हमारे जो आधुनिक इक्विपमेंट जो हमारे यहाँ आ रहा है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है। अगर हम आज या कल की टेक्नोलॉजी अपने वेपन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें कभी भी अच्छा वेपन या इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हथियारों का और इक्विपमेंट का जो डेवलपमेंट है उसमें समय लगता है। कई बार 5 साल, कई बार 10 साल लग सकते हैं। तो अगर इस तरह से अगर इक्विपमेंट डेवलप होगा तो हमारे को टेक्नोलॉजी भी 10 साल आगे की उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, न कि आज की टेक्नोलॉजी हम डालें जो इक्विपमेंट हमारे पास 5 या 10 साल आगे आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होगी, क्योंकि इससे सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कुछ हफ्तों से चलता रहा है, कंट्रोवर्सी में जिसे कहूंगा, कि आपका ट्रांजिशन, जो आपका प्रमोशन था 3 स्टार ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल से 4 स्टार आर्मी चीफ, ये काफी विवादों में घिरा रहा। काफी पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठे, काफी आर्मी के अंदर भी काफी कुछ फॉल्ट लाइंस दिखाई दी। आपका मैं विचार जानना चाहूंगा कि 2 सीनियर ऑफिसर जो आपसे ऊपर थे, आपने उनको सुपरसीड करके आपको अपॉइंट किया गया सरकार द्वारा। क्या बातचीत हुई उनसे? अभी ये तो तय हो गया है कि दोनों में से कोई रिजाइन नहीं करेगा। क्या बातचीत हुई और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, जहां तक मेरा सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही सहनशीलता के साथ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन रहा है। जहां तक मेरे सीनियर्स का सवाल है, जनरल प्रवीण बख्शी और जनरल हैरिस, हमने फौज में जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं और
जनरल बख्शी ने और जनरल हैरिस ने मुझे अभी तक पूरा सहयोग दिया है। ये जो दोनों अफसर हैं इनकी मैं पूर्ण रूप से इज्जत करता हूं, ये सक्षम हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि जनरल बिपिन रावत जो है वो केवल एक इंडिविजुअल है। इनका जो हमारे को सपोर्ट चाहिए वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन है द इंडियन आर्मी। आई थिंक इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ते हुए हम भारतीय सेना को सहयोग दें। तो आई थिंक ये जो उनका डिसीजन है और जो भी उन्होंने फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है। आपकी उनसे बात हुई? जितना पता चला था कि प्रवीण बख्शी जी ने आपको फोन भी किया था, छुट्टी पर चले गए थे, ऐसा लग रहा था कि रिजाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली पब्लिकली बोल दिया कि अब वो रिजाइन नहीं करेंगे, जैसा आपने बताया कि काफी अच्छा फैसला है। आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या माहौल था? क्या मेरी जनरल बख्शी और जनरल हैरिस दोनों कमांडरों से बात हुई है। मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने कुछ उनके मन में कोई गिला शिकवा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे मुबारकबाद दिया, जिस तरीके से वो मेरे साथ पेश आए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुझे ऐसा उन्होंने कुछ महसूस नहीं होने दिया कि उनके मन में कोई गिला शिकवा है। ये मैं चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि ये उनकी मैच्योरिटी है, और उन्होंने ये मैच्योरिटी बड़े ही अच्छे रूप से दर्शाई है। जी जनरल रावत, आप ऐसे समय पर 27वें सेनाध्यक्ष बने हैं जबकि पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं। हमने उरी अटैक देखा है, नगरोटा अटैक, पंपोर, बारामुल्ला, बहुत सारे पठानकोट और भी बहुत सारे अटैक देखे हैं जनरल दलबीर सिंह सुहाग के टेन्योर में। स्पेशली जो लास्ट 6 महीने थे उसमें काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी में चेंज और इंटेंसिटी काफी ज्यादा दिखाई दी पाकिस्तान की तरफ से, उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। आपके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं लगती कि अब ये आप किस तरह से हैंडल करेंगे? क्योंकि अब टेररिस्ट नॉर्मली जैसे पहले करते थे वैसे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो सीधा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे हैं, जहाँ आपकी यूनिट्स है, आपकी कॉन्वॉय है, जहाँ पे ब्रिगेड्स है, वहां पर सीधा अटैक कर रहे हैं। तो इनका मन बढ़ सा गया है, मैं ऐसा कहूंगा। हाँ, जहां तक टेररिस्ट अटैक का सवाल आता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि टेररिस्ट जो है अपने तौर तरीके लगातार बदलते रहते हैं, और हमें अगर इनको सक्षम इन्हें काउंटर करना है और अपने को सक्षम बनाना है तो जरूरी है कि हम इनके आगे रहें। हमें भी एक टेररिस्ट की तरह ही अपनी सोच बनानी होगी, और हमें ये सोच कर चलना होगा कि आगे क्या हो सकता है। दुनिया भर में जिस तरह से आप देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो किस्म किस्म के हो रहे हैं। कहीं पे आपने देखे थे ट्विन टावर अटैक हुए थे जिसमें हवाई जहाज यूज किए गए थे। अभी हम देख रहे हैं लोन वुल्फ अटैक्स हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर जहां पे आवाम की आबादी होती है उसके ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, तो उससे कैजुअलिटीज कर देते हैं। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे ऊपर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक आए हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी मॉडस ऑपरेंडी को चेंज करें। बनस्पत की हम सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान न देते हुए हमें साथ में कुछ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ हिदायतें मिली हैं, जिसमें हमें अपने स्टेशंस को 4 भागों में क्लासिफाई करना है और उसके हिसाब से अपनी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी करनी है। इसके लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जिस तरह से पिछले अटैक हुए हैं, या पठानकोट में जो अटैक हुआ है, उरी में अटैक हुआ, या नगरोटा में अटैक हुआ, अगला अटैक भी इसी तरीके से होगा, अगर हम इस सोच विचार से चलेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि अगला अटैक किस प्रकार से हो सकता है, और जैसे मैंने बोला, अगर हम टेररिस्ट की विचारधारा अपने मन में रखें और फिर आगे चलने की कोशिश करें तो हम इन सब टेररिस्ट अटैक को काउंटर करने में सफल होंगे। होपफुली आप करने में कामयाब होंगे। लेकिन पिछले जो टेन्योर में, आर्मी चीफ के टेन्योर में एक बड़ा इशू रहा है, अपार्ट फ्रॉम दीज जो बहुत सारे टेरर अटैक हुए हैं, वो है राजनीति काफी हुई है आर्मी को लेकर। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर भी काफी राजनीति हो गई। ममता बनर्जी ने हमने देखा काफी ज्यादा तू मैं हो गई डिफेंस मिनिस्टर के साथ में। ये राजनीतिकरण जो हो रहा है आर्मी का,
और या फिर राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आर्मी अब तक, इंडियन आर्मी कम से कम अपॉलिटिकल रही है। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, हम लोग बिल्कुल अपॉलिटिकल हैं। हम लोग को जो टास्क मिलते हैं वो हमें पॉलिटिकल हायरार्की से ही दिए जाते हैं, लेकिन हमें अपने टास्क किस तरीके से करने हैं इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। हमें किस तरह से उस कार्रवाई को पूरा करना है, इसकी पूरी लिबर्टी मिलिट्री कमांडर्स के पास होती है। तो ये कह देना कि आर्मी पॉलिटिसाइज हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी है, हमारे देश में बहुत अच्छे सिविल मिलिट्री लिएजन मैकेनिज्म हैं। लोअर लेवल पे बटालियन कमांडर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह से मिलजुल कर काम करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम हायर लेवल पे पहुंचते हैं, हमारे कमांडर्स जो एरियाज और सब एरियाज में होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर काम करते हैं, और ऊपर जाके कोर कमांडर्स और आर्मी कमांडर्स चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के साथ सिविल मिलिट्री लिएजन कॉन्फ्रेंस करके आपस में मेलजोल रखते हैं। जी, एक बड़ा मुद्दा रहा है आर्मी के लिए। मैं पाकिस्तान को नहीं केवल शरारती बल्कि बदमाश देश कहूंगा, हमारा जो पड़ोसी है, जिस तरह से वो टेरर अटैक्स करते रहे हैं। आप पाकिस्तान को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि मोस्टली नेवी और एयरफोर्स लेवल पे तो कॉन्फ्लिक्ट और कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन आर्मी लेवल पे ऑलमोस्ट रोज होता है। पाकिस्तान को लेकर आपका कुछ मैसेज है? आप किस तरह से हैंडल करेंगे? कुछ स्ट्रैटेजी होगी? पाकिस्तान के लिए हमारा मैसेज यही है कि हम लोग तो सीमाओं पर अमन शांति चाहते हैं, लेकिन इसको टैकल करने के लिए हमारी ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हमें अपने जवानों को सक्षम बनाना है, उनको सही तरीके के मॉडर्न इक्विपमेंट देने हैं और हमें तैयार रहना है। अगर हमारी सेना तैयार है और तगड़ी है तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज एडवर्सरी को जाता है, क्योंकि अगर जैसे कहा जाता है इफ यू वांट पीस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो अगर हम इस मकसद से आगे बढ़ते हैं तो वैसे तो हम चाहते हैं कि अमन शांति बहाल रहे, लेकिन अगर अमन शांति नहीं हो पाती है तो हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का पूरा हक होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी सरकार ने ये हमें हक दे रखा है। ये जो ताकत का इस्तेमाल करने का हक है, क्या वो केवल सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तक पर ही है? क्या वापस हम क्षमता रखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, या फिर नहीं? अब वो देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के अलग अलग मायने हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो केवल एक तरीका था, हमारे पास कई अन्य तरीके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल किया गया, इसमें अन्य तरीके भी हैं जिसके बारे में मैं बातचीत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे कमांडर बड़े सक्षम हैं। वो लगातार इस पर विचारधारा अपनी करते रहते हैं, और आगे अगर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो हम किस तरह से कार्रवाई करेंगे वो आपको देखने को मिलेगी कभी बाद में, अगर पाकिस्तान ने हमारे को ऐसा कभी मौका दिया। और अमन और शांति जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे चल रही है उसको बहाल करने की कोशिश करें। आपके ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को काफी सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न, आप न केवल जो एलओसी है पाकिस्तान के साथ में उस पर सर्व किए हैं, बट जो एलएसी है चाइना के साथ में उस पर भी आपने काफी समय बिताया है। दैट्स व्हाई आपका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। एयरफोर्स चीफ ने कहा था कुछ महीनों पहले कि वो टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है। अगर दो पाकिस्तान और चाइना एक साथ में अगर भारत को घेर लें तो हम तैयार नहीं होंगे। एयरफोर्स के हिसाब से स्क्वाड्रन नहीं थे, उतने एयरक्राफ्ट नहीं थे। आर्मी, क्या आप कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ में हमें घेरने की कोशिश करें तो इंडियन आर्मी तैयार है? जहां तक टू फ्रंट कन्फ्रंटेशन है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को जो टास्क मिलता है वो हमारी पॉलिटिकल हायरार्की से मिलता है, और हमें जो भी टास्क मिलेगा उसको पूरा करने के लिए हमारी सेना हर तरीके से सक्षम है। आप वैसे तो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, पर क्योंकि हम आपके घर में, मैं होम मिनिस्ट्री को इन्वाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ हैं मिसिस मधुलिका रावत, और इससे पहले कि मैं उन्हें एक अंतिम प्रश्न पूछूं, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो आर्मी चीफ की वाइफ होती हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाती हैं आवा की। आवा इज आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, और उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वो
शहीद हो या फिर जो इंजर्ड होते हैं जवान और उनके जो फैमिलीज होते हैं, जैसे हमारे जवान काफी दूर अपने परिवार से दूर रह के हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आर्मी चीफ के वाइफ के पास होती है। आप किस तरह से अपना 3 साल लंबा टेन्योर देखती हैं? अभी जनरल रावत 3 साल के लिए चीफ बने हैं, आपके लिए भी काफी एक लंबा टेन्योर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बड़ी होगी। सबसे पहले तो मैं सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और ये आवा प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं और मुझे अपने सारे वीर नारियों को, अपने विडोज को, अपनी फैमिलीज को, उनके बच्चों के हेल्थ एंड एजुकेशन और स्पेशल बच्चों के लिए भी बहुत काम करना है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका रावत जी, थैंक यू सो मच जनरल रावत, ऑल द बेस्ट। आपके लिए काफी लंबा टेन्योर होगा और आप कंटिन्यूसली हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेनाओं पे जो हमारे नौजवान आज तैनात है, उस कारण आप बेफिक्री से अपने घर में विश्राम करिए। जनरल रावत, न केवल हमें विश्वास है बल्कि गर्व भी है भारतीय सेना पर। थैंक यू सो मच जनरल। धन्यवाद, थैंक यू। जनरल रावत को आप सुन रहे थे, नए सेनाध्यक्ष। और जनरल रावत के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें पूर्वोत्तर का बहुत अच्छा अनुभव है, उन्हें पाकिस्तान से लगे हुए एलओसी का बहुत अच्छा अनुभव है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर कहा जाता है। वक्त ब्रेक का